Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third topic or the third lecture on the topic of bioequivalence studies. And in the bioequivalence studies, now we are discussing different designs of bioequivalence studies. Now today we are going to discuss pharmacodynamic endpoint study or in vivo pharmacodynamic comparison. In some cases, the quantitative measurement of drug in plasma is not available or in vitro approach are not applicable. यानी ये दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी हम नहीं ले सकते और इन विट्रो भी उस पर अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल वो भी अप्लाई नहीं हो सकता. ये दोनों सिचुएशन उस पर अप्लाई नहीं हो सकती. तो फिर हम क्या करें? द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर ए फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट स्टडी आर इम्पॉर्टेंट. अब हम क्या करेंगे कि फिर कुछ फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट ले लेंगे और उसकी बेस पर ये देखेंगे कि ड्रग का रिस्पॉन्स जो टेस्ट ड्रग है यानी जो जेनेरिक ड्रग है उसका रिस्पॉन्स जो है वो कंपेयर टू रेफरेंस ड्रग यानी ब्रांड ड्रग या इनोवेटिव ड्रग के मुकाबले में कैसा है. उसमें क्या कर सकते हैं हम? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कंपेयर कर लेते हैं कि डोज का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यानी जितनी डोज दे रहे हैं सपोज दैट 10 मिलीग्राम डोज दी जेनेरिक ड्रग की और वही डोज दी इनोवेटिव ड्रग की, तो दोनों का रिस्पॉन्स सेम आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि बायोइक्विवेलेंट है. इसी तरीके से फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ द सिलेक्टेड डोज शुड बी एट द राइजिंग फेज ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व प्लॉट करेंगे और जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स भी बढ़ना चाहिए. तो अगर दोनों का कर्व बराबर आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जेनेरिक और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है यानी जो रेफरेंस प्रोडक्ट है दोनों सेम है और बायोइक्विवेलेंट हो गई. Sufficient measurement should be taken to assure an appropriate pharmacodynamic response profile. तो जो measurement हो यानी कर्व हो वो appropriate हो, हमारे पास रीडिंग्स जो हो वो मुनासिब हो, जो कि रेगुलेटरी बॉडी जिसको एक्सेप्ट कर ले. All pharmacodynamic measurement assays should be validated for specificity, accuracy, सेंसिटिविटी एंड प्रिसीजन. यानी जिस तरीके से भी हम फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट को जो है वो मेजर कर रहे हैं और ये कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन टेस्ट ड्रग यानी जेनेरिक ड्रग वर्सेस रेफरेंस ड्रग के अगर के वो दोनों सेम हैं या नहीं हैं, वो जो जिस भी तरीके से हम उसका ऐसे कर रहे हैं वो वैलिडेटेड हों, यानी स्पेसिफिक भी हों उस ड्रग के लिए, एक्यूरेसी भी दें, सेंसिटिविटी भी दें और प्रिसीजन भी दें, यानी रिप्रोड्यूसिबल भी हों और रिपीटेबल भी हों. Now next, bioequivalence studies based on clinical endpoint और clinical endpoint study. फार्माकोडायनेमिक endpoint के बाद अब हम आ रहे हैं एक और डिज़ाइन पर, यानी clinical endpoint study क्या होती है. The clinical endpoint study is the least accurate, least sensitive to bioavailability differences and most variable. तो एक तो ये कि इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये लीस्ट एक्यूरेट है, लीस्ट सेंसिटिव है और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है और बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसकी वजह ये होती है कि क्लिनिकली जो पेशेंट होते हैं उनकी फिजियोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है, तो उस वजह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म रिस्पांस और क्लिनिकल रिस्पांस उसमें काफ़ी डिफरेंस आ सकता है. तो उस वजह से इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है, सेंसिटिविटी का भी कम होती है, वेरिएबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है और बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं. A predetermined clinical endpoint is used to evaluate comparative clinical effect in the chosen patient population. यानी clinical endpoint को देखा जाता है कि उसको evaluate किया जाता है patient population में, और दोनों ड्रग का यानी रेफरेंस ड्रग का भी और टेस्ट ड्रग का भी यानी जेनेरिक ड्रग का भी. Highly variable clinical response required. अगर वेरिएबल रिस्पॉन्स आ रहा है क्लिनिकल, the use of large number of study subjects which increase the study cost and require a longer time to complete compared to the other approaches for determination of bioequivalence. अगर ड्रग के क्लिनिकल रिस्पॉन्स में वेरिएबिलिटी बहुत हाई है तो फिर आपको लार्ज सैम्पल साइज लेना पड़ेगा, यानी स्टडी में नंबर ऑफ पेशेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा. डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने की वजह से दो इश्यूज़ हो जाएंगे. एक तो आपकी कॉस्ट स्टडी की बढ़ जाएगी यानी फाइनेंशियल कॉस्ट, दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा यानी टाइम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. तो इस तरह से ये स्टडी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी कंपेयर टू अदर स्टडीज़. तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. The FDA considered this approach only when analytical methods and pharmacodynamic methods are not available to permit use of one of the approach described above. तो FDA सिर्फ उस सूरत में इस क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी
को जो है वो कंसिडर करेगी एज बायोइक्विवेलेंस स्टडी, कि जब कोई और एनालिटिकल मेथड यानी एसए के मेथड हो गए, फार्माकोडायनेमिक अप्रोचेज़ हो गई या फार्माकोकाइनेटिक अप्रोचेज़ हो गई, वो जो है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम लिमिटेशंस ऑफ द ड्रग्स और रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग और टाइप ऑफ द ड्रग, यानी उसकी टॉक्सिसिटी इश्यूज़ की वजह से, या फिर ये कि जो है वो उसके एसेज नहीं अवेलेबल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वो ड्रग डिटेक्टिव नहीं की जा सकती, उसकी टेक्निक्स नहीं पता, उसके मेथड्स नहीं पता, तो फिर उस सूरत में ये क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी ही फिर हमारे पास इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं होगी। इसी अप्रोच से हमें जो है वो बायोइक्विवेलेंस डिटरमिन करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि हमें उसकी हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि जो रेगुलेटरी बॉडी है, एफडीए हो गई, ड्राइव हो गई, वो इसको एक्सेप्ट कर ले, यानी मेरे पास रीज़न होना चाहिए कि हमने क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी आखिर की है तो क्यों की है। Now clinical endpoint bioequivalence studies are recommended for those products that have negligible systemic uptake जिसका कम हो, for which there is no identified pharmacodynamic measures, यानी वही है जैसे मैंने बताया कि फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट हम मेजर नहीं कर सकते, एंड फॉर विच द साइट ऑफ एक्शन इज़ लोकल, और जिसकी लोकलाइज्ड साइट ऑफ एक्शन हो, लाइक फॉर एग्जांपल टॉपिकल हो, या फॉर एग्जांपल जैसे हम नी पेन है तो सिर्फ नी की साइट पर उसको अप्लाई किया जाना हो, तो इस तरह से। कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडीज़ हैव बीन यूज्ड टू इस्टेब्लिश बायोइक्विवेलेंस फॉर टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग प्रोडक्ट। अब एग्जांपल भी देनी शुरू कर दी कि लाइक कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडीज़, लाइक टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग प्रोडक्ट्स, लाइक यानी क्रीम्स फॉर टॉपिकल एक्नी प्रिपरेशंस, ये भी हो सकती हैं। यानी इस तरह की टॉपिकल प्रोडक्ट जो कि स्किन पर या किसी पर्टिकुलर साइट पर, स्किन पे टॉपिकल साइट पर यूज़ होती है। तो फिर लाइक इवन के आई प्रोडक्ट भी जो है, आई ड्रॉप्स भी हैं, वो भी जो है इस तरह से जो है वो हम टॉपिकल जो है वो क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी के तौर पर ले सकते हैं, और हम उसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि क्लिनिकल रिस्पॉन्स ड्रग का कितना आ रहा है, और यानी जेनेरिक ड्रग का कितना आ रहा है, और रेफरेंस ड्रग का कितना आ रहा है। अगर दोनों का सेम आ रहा है तो फिर वो उसको बायोइक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। नाउ इन विट्रो स्टडीज़ यानी लाइक डिसोल्यूशन वगैरह जो हम इसकी बात कर रहे थे, कंपैरेटिव ड्रग रिलीज या डिसोल्यूशन स्टडीज़ अंडर सर्टेन कंडीशंस में गिवन एन इंडिकेशन फॉर ड्रग बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, यानी ये जो है वो ड्रग रिलीज या ड्रग डिसोल्यूशन की बेस पर हम बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। आइडियली इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन रेट should correlate with in vivo drug bioavailability which is called IVC, यानी in vitro drug dissolution, in vivo drug bioavailability correlation, या in vitro dissolution in vivo drug bioavailability correlation IVC, और इसको हम बायोवेवर भी कहते हैं। असल में इसमें ये होता है कि जो हमने BCS क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ड्रग्स की, जो कि परमिएबिलिटी और सॉल्युबिलिटी की बेस पर होती है, तो उसी की बेस पर कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसकी परमिशन रेगुलेटरी बॉडी ने दी हुई है कि अगर इन विट्रो स्टडीज़ में जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट और रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट का डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर आ जाता है तो फिर उसकी इन वीवो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस यही जो होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, यानी बायोवेवर मिल जाएगा, यानी इन वीवो हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो ड्रग्स जो है वो हम उसके लिए जो है वो फिर ये डिसोल्यूशन कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल दोनों ड्रग की डिटरमिन कर लेते हैं, यानी जेनेरिक ड्रग की भी और रेफरेंस ड्रग की भी। अगर डिसोल्यूशन प्रोफाइल सिमिलर आ जाता है तो फिर हम ये चीज़ मानने को तैयार हो जाते हैं कि ड्रग जो है वो जितनी जो है वो रेफरेंस ड्रग बायो अवेलेबल होगी उतनी ही जेनेरिक ड्रग या टेस्ट ड्रग भी बायो अवेलेबल होगी। कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल may be considered similar if the similarity factor F2 is greater than 50। अच्छा, अब ये कि ये इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होगी जिसकी बेस पर हम ये कहेंगे कि ये ड्रग जो है वो सिमिलर है, जो जेनेरिक ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर है रेफरेंस ड्रग यानी इनोवेटिव ड्रग से। तो F2 की वैल्यू यानी सिमिलैरिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा आनी चाहिए। इसको हम 50% या उससे ग्रेटर भी कहते हैं। अगर ये 50% या उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट है, यानी वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी जो टेस्ट ड्रग है यानी जेनेरिक ड्रग है उसकी वही है जो कि रेफरेंस प्रोडक्ट या इनोवेटिव या ब्रांड प्रोडक्ट की है। अंडर सर्टेन कंडीशंस कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ हायर
and lower dose strengths यानी higher dose strength, lower dose strength of solid oral drug products such as immediate release tablets are used to obtain a waiver यानी bio waiver for performing additional in vivo bioequivalence studies। यानी अगर कुछ ड्रग्स की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जैसे बहुत हायर डोज या लोअर डोज स्ट्रेंथ, सॉलिड ओरल इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स फॉर एग्जांपल, इनके जो है वो इन वीवो से अगर हमें बायो वेवर लेना है, यानी अगर हम चाहते हैं कि इनका वेवर मिल जाए, यानी हम इन वीवो ना करें, और अगर हम ये डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपेयर कर लें और अगर इनकी F2 की वैल्यू जो है वो 50% से ज़्यादा आ जाती है, तो फिर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बायो वेवर मान लेती है, यानी इन वीवो करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इसके नतीजे में जो है वो ड्रग जो होगी वो बायोइक्विवेलेंट कंसिडर होगी। तो यानी सिमिलैरिटी फैक्टर 50% से ज़्यादा आ रहा है डिसोल्यूशन प्रोफाइल में, तो वो बायोइक्विवेलेंट कंसिडर हो जाएगी। तो ये ड्रग्स जो है वो आमतौर पे इस तरह से की जाती हैं। इससे ये होता है कि इन वीवो जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है, और ये कम यानी कॉस्ट में ये ड्रग जो होती है वो जेनेरिक बायोइक्विवेलेंट कंसिडर हो जाती है। रेगुलेटरी बॉडी भी उसको मान लेती है और उसकी रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग ऑथराइजेशन दे देती है, चाहे वो FDA हो या पाकिस्तान में ड्राइव हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तमाम ड्रग पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ड्रग्स हैं जिनकी जो मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी BCS क्लासिफिकेशन यानी बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन यानी परमिएबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी की बेस पर, और इसके अलावा जो है वो ये लोअर डोज स्ट्रेंथ्स और हायर डोज स्ट्रेंथ्स, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स फॉर एग्जांपल, और फिर इनकी BCS क्लास की बेस पर ये बायो वेवर मिल सकता है, यानी इन वीवो से जान छूट सकती है, यानी वो करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो रेगुलेटरी बॉडी की उन रिक्वायरमेंट को BCS क्लास की क्वालिफाई कर रहे होंगे, और F2 टेस्ट जो होगा यानी डिसोल्यूशन प्रोफाइल वो 50% से ज़्यादा आ रहा होगा। तो उस सूरत में फिर ये इन विट्रो बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ काफ़ी होंगी। इसके अलावा अदर अप्रोचेस डीम एक्सेप्टेबल बाय द FDA और द रेगुलेटरी बॉडी। इसके अलावा और क्या टेक्निक्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगी? The FDA may also use in vitro approaches other than comparative dissolution for establishing bioequivalence। यानी सिर्फ डिसोल्यूशन प्रोफाइल ही नहीं बल्कि कुछ और अप्रोचेस भी हैं इन विट्रो जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। The use in vitro biomarkers and in vitro binding studies has been proposed to establish the bioequivalence। इन विट्रो बायोमार्कर्स यानी बायोमार्कर्स के ज़रिए जो है ड्रग का बायोमार्कर पे क्या इफेक्ट है, इन विट्रो टेस्टिंग के ज़रिए यानी लैब में, या ड्रग की बाइंडिंग स्टडी लाइक एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग स्टडी या किसी और सब्सटेंस के साथ बाइंडिंग स्टडी कि ड्रग की जो बाइंडिंग है उसके साथ कैसी है। जैसी बाइंडिंग इन विट्रो में होगी तो अजम्पशन ये होगी कि ऐसी ही बाइंडिंग जो होगी इन वीवो भी होगी, तो वो फिर जो है वो उसमें भी जो है वो इन विट्रो स्टडीज़ होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी, और इन वीवो जो है वो उससे जो है वो बायो वेवर मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोलेस्टाइरामीन रेजिन इज़ ए बेसिक क्वाटर्नरी अमोनियम एनाइन एक्सचेंज रेजिन दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, insoluble in water and not absorbed in the gastrointestinal tract। कोलेस्टाइरामीन रेजिन को ले लें जो कि जो है वो ओरली एक ड्रग के तौर पर भी दिया जाता है। एज ए ड्रग ये जब दिया जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि ये जो बाइल रिलीज़ हो रहा है इंटेस्टाइन में उसके साथ ये बाइंड हो जाए। जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये बाइल को स्टूल से लेके, क्योंकि जैसे हमने ये बात की कि ये कोलेस्टाइरामीन GI ट्रैक्ट से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन ये बाइल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाइल जब इसके साथ जो बाइंड हो जाता है तो फिर ये होता है बाइल को लेके ये स्टूल के साथ एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, बाइल इस तरीके से बॉडी में जब लिवर में कम होने लगता है तो अब लिवर को और बाइल बनाना पड़ता है। जब और बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है तो फिर वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेता है, यानी लिवर में चला जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो फिर उससे बाइल बनना शुरू हो जाता है। तो उससे ये होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कोलेस्टाइरामीन को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहते हैं। एनीवे, अभी तो हम ये ड्रग टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी इन विट्रो स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। द बायोइक्विवेलेंस ऑफ कोलेस्टाइरामीन रेजिन इज परफॉर्म बाय इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक बाइंडिंग स्टडीज ऑफ द रेजिन टू द बाइल एसिड सॉल्ट्स। अब यानी वही कोलेस्टाइरामीन की बाइंडिंग जो है चेक करनी है, काइनेटिक बाइंडिंग यानी कितनी तेज़ी से जो है वो मूवमेंट हो रही है बाइंडिंग की, क्योंकि काइनेटिक मीन्स बाइंडिंग। अगर बाइंडिंग सेम है इन बिटवीन टेस्ट ड्रग यानी जेनेरिक ऑफ कोलेस्टाइरामीन और ब्रांड ड्रग यानी इनोवेटिव ड्रग या रेफरेंस ड्रग, तो इसका मतलब है ये हमने जेनेरिक ड्रग जो है वो बिल्कुल सही बनाई है। इसके अलावा फॉर कैल्शियम एसिटेट टैबलेट्स
विच एक्सर्ट द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग फॉस्फेट इन द GI ट्रैक्ट। जो कैल्शियम एसिडेट टैबलेट्स हैं वो फॉस्फेट बाइंड करती हैं जो कि GI ट्रैक्ट में आता है। द FDA रिकमेंड्स ए रिलेटिवली सिंपल इन विट्रो बाइंडिंग ऐसे बेस्ड ऑन टेस्ट एंड रेफरेंस बाइंडिंग रेशो ओवर ए रेंज ऑफ फॉस्फेट कंसनट्रेशन। तो अगर कैल्शियम एसिडेट टैबलेट की हम जेनेरिक बना रहे हैं तो हम उसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो फॉस्फेट से किस तरह से बाइंड हो रही है और जो बाइंडिंग रेशो है वो रेफरेंस प्रोडक्ट के बाइंडिंग रेशो से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है वो बाइंडिंग रेशो तो इसका मतलब है वो ड्रग जो है वो बायोइक्विवेलेंट है, और अगर वो बाइंडिंग रेशो से जो रेफरेंस मैच नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है वो बायोइक्विवेलेंट नहीं है। सिंस दिस टेस्ट इज थॉट टू बी हाईली रिप्रोड्यूसिबल, यानी ये बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल है, यानी इसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। द बायोइक्विवेलेंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरियन इज दैट ऑफ टेस्ट रेफरेंस बाइंडिंग रेशो शुड फॉल विद इन 0.9 to 1.1। लिहाजा ये जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, लिहाजा इसकी जो रिक्वायरमेंट भी वो बहुत सख्त है। लिमिट जो है वो बाइंडिंग रेशो की बहुत टफ है, यानी ये 90% से 110% के दरमियान आना चाहिए, यानी दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस आ भी रहा है टेस्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट के दरमियान में, यानी जेनेरिक और रेफरेंस प्रोडक्ट के दरमियान में या जेनेरिक और ब्रांड प्रोडक्ट के दरमियान में, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं, 100% तो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, यानी बिल्कुल एक जैसा हो गया। अगर डिफरेंस कम है तो यानी 90% यानी 10% कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10% ज़्यादा यानी 110%, यानी 90 से 110% के दरमियान, यानी 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों ड्रग के दरमियान में बाइंडिंग रेशो का। तो इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है ड्यू टू इट्स प्रिसीजन यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये जो है वो भी एक क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए हम जो है वो मेजर कर सकते हैं और डिटरमिन कर सकते हैं कि ड्रग जो है वो बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड पॉइंट्स। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एंड पॉइंट्स की। द FDA में रिकमेंड 2 और मोर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज। आमतौर पे FDA कहती है 2 या 2 से ज़्यादा बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हों, ईच बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोच एंड फॉर सम ड्रग प्रोडक्ट विद कॉम्प्लेक्स डिलीवरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ख़ास तौर से वो ड्रग जिनका कॉम्प्लेक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो उनमें 2 से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, यानी सिर्फ एक मेथड से नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन से बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ की जाए। सब एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट दैट FDA रिक्वायर मल्टीपल बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 16.4। वैसे तो ये टेबल 16.4 बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोफेनिक जेल की अगर हम बात करें तो डाइक्लोफेनिक जेल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लिए यूज़ होता है। अप्रोच क्लिनिकल, ठीक है, तो एक तो यानी क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी हो गई, दूसरा इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी हो गई, यानी ये 2 तरीके से फार्माकोकाइनेटिक स्टडी यानी बायोइक्विवेलेंस स्टडी होगी, जिसमें AUC और CP मैक्स को कंपेयर किया जाएगा बिटवीन जेनेरिक एंड रेफरेंस प्रोडक्ट। इसके अलावा नाइट ओरल डायरिया कॉज बाय जार्डियल, ये यूज़ होती है किसके लिए, जार्डियल एम्ब्लिया इन्फेक्शन के लिए, जो कि एक जो है प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। इसकी भी 2 स्टडीज़ करनी है, क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी एंड इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़। इसी तरीके से फ्लूटिकैसॉन जो कि स्टेरॉइड है, फ्लूटिकैसॉन प्रोवाइड नेजल सस्पेंशन, इसकी जो है एलर्जिक रिनाइटिस में यूज़ होता है। इसकी क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी, इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी और इन विट्रो comparison of device performance with regard to the amount of drug actuation, droplet size, distribution and plume shape, इनकी बेस पर भी जो है वो यानी जो उसका ड्रॉपलेट का शेप है उसकी बेस पर भी जो है वो ड्रॉपलेट साइज एंड ड्रॉपलेट शेप उसकी बेस पर भी जो है वो ये जो है वो ड्रग, यानी 3 डिफरेंट मेथड से ये इसकी बायोइक्विवेलेंस प्रूफ करनी पड़ेगी। मेजिलामाइन जो डिलेड रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज ओरल फार्मूलेशन, ठीक है, DR डिलेड रिलीज, ER एक्सटेंडेड रिलीज अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए इसकी 2 स्टडी करनी है। इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक और इन विट्रो में कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल ये करना पड़ेगा। मेजिलामाइन रेक्टल एनीमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टो सिग्मोइडाइटिस, इन विट्रो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ AUC, और इसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट स्टडीज़ इसकी करनी पड़ेंगी, यानी 1 से ज़्यादा जो होगी वो इन ड्रग्स की स्टडीज़ रिकमेंडेड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। नाउ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, डिफरेंसेस इन द प्रिडिक्टेड क्लिनिकल रिस्पॉन्स और इन द एडवर्स इवेंट,
may be due to differences in the pharmacokinetic or pharmacodynamic behavior of the drug among individual or to differences in the bioavailability of drug from the drug product. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ड्रग का जो प्रिडिक्टेड क्लिनिकल रिस्पॉन्स है आ रहा है, जो भी है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि इतनी डोज से ये रिस्पॉन्स आएगा लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आया इन बिटवीन जेनेरिक एंड रेफरेंस प्रोडक्ट, या फिर एडवर्स इवेंट आ गया, या फिर डिफरेंसेस इन फार्माकोकाइनेटिक यानी उसके AUC CP मैक्स वगैरह इनमें फ़र्क आ रहा है, फार्माकोडायनेमिक रिसेप्टर बाइंडिंग में बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? ये तमाम चीज़ें जो इंडिविजुअल में हो रही होती हैं और इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन दी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट। तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इसका मतलब है डिफरेंट है, यानी जेनेरिक और रेफरेंस प्रोडक्ट। बायोइक्विवेलेंट ड्रग प्रोडक्ट दैट हैव द सेम सिस्टमिक ड्रग बायोअवेलेबिलिटी विल हैव द सेम प्रिडिक्टेबल ड्रग रिस्पॉन्स, क्योंकि आमतौर पे अगर जो जेनेरिक ड्रग और रेफरेंस ड्रग उनकी वो बायोइक्विवेलेंट है यानी उनकी सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी सेम है, तो उनका जो ड्रग रिस्पॉन्स होगा वो भी सेम होगा, यानी क्लिनिकल रिस्पॉन्स भी सेम होगा। एडवर्स इफेक्ट अगर एक में नहीं आ रहे तो दूसरे में भी नहीं आएंगे। फार्माकोकाइनेटिक भी इनकी सेम होगी और फार्माकोडायनेमिक भी तो उनकी सेम होगी। However, variable clinical responses among individuals that are unrelated to bioavailability may also be due to differences in pharmacodynamics of drug. लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ये कि बायोअवेलेबिलिटी ही इसके जो है वो ये में डिफरेंस हो सकता है दोनों की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो लेकिन उसके बावजूद क्लिनिकल रिस्पॉन्स में फ़र्क आ रहा होगा। वो क्यों हो रहा है? वो उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि फार्माकोडायनेमिक्स में फ़र्क हो, यानी फॉर एग्जांपल के एक पेशेंट में नंबर ऑफ़ रिसेप्टर उस ड्रग के ज़्यादा हैं तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, किसी पेशेंट में उसके नंबर ऑफ़ रिसेप्टर कम है तो उस ड्रग का रिस्पॉन्स कम आ रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है इसमें रिस्पॉन्स के मुख्तलिफ होने की। लेकिन जनरल एजम्पशन यही है कि अगर दोनों ड्रग दी गई हैं तो जो दो रेफरेंस और जो टेस्ट ड्रग है दोनों का रिस्पॉन्स सेम आएगा और बायोअवेलेबिलिटी यानी उनकी सेम होगी। Differences in pharmacodynamics, that is the relationship between the drug and receptor side, may be due to differences in receptor sensitivity to the drug। जैसा मैंने अभी बताया कि ये फार्माकोडायनेमिक्स में डिफरेंस इसलिए आया है कि जो दोनों पेशेंट्स हैं उनमें ड्रग के रिसेप्टर साइड उसमें फ़र्क है और रिसेप्टर सेंसिटिविटी में फ़र्क है, यानी एक के नंबर ऑफ़ रिसेप्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा सेंसिटिव है। एक पेशेंट में जिसको आप टेस्ट ड्रग दे रहे थे उसमें सपोज दैट रिसेप्टर ज़्यादा थे तो रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था। जिसको आप रेफरेंस ड्रग दे रहे थे उसमें रिसेप्टर कम थे तो सेंसिटिविटी कम थी और रिस्पॉन्स भी कम आ रहा था। हालांकि जो आप प्लाज्मा लेवल देखेंगे तो दोनों ड्रग का बराबर होगा। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द फार्माकोडायनेमिक ड्रग बिहेवियर, यानी ये फार्माकोडायनेमिक ड्रग बिहेवियर क्यों हो सकता है, यानी रिसेप्टर सेंसिटिविटी में फ़र्क क्यों हो सकता है। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ये डिफरेंसेस हो सकते हैं एज के डिफरेंस की वजह से, ड्रग टॉलरेंस की वजह से यानी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की वजह से, ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से, या फिर जो पैथोफिजियोलॉजी के फैक्टर्स हैं पेशेंट में, यानी उसको कोई और डिजीज़ भी साथ में है पेशेंट को तो उसकी वजह से जो है प्रोटीन बाइंडिंग का फ़र्क है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, तो उनकी वजह से भी ये जो पैथोफिजियोलॉजिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी ये जो रिस्पॉन्स है। हालांकि प्लाज्मा कंसनट्रेशन दोनों में सेम होगी, यानी फार्माकोकाइनेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी फार्माकोकाइनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बाइकोवेलेंट, लेकिन फार्माकोडायनेमिक देखें यानी रिस्पॉन्स देखें तो वो मुख्तलिफ आ रहा है क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो इसलिए जो है ये डिफरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ बेसिस फॉर डिटरमिन बायोइक्विवेलेंस। बायोइक्विवेलेंस इज एस्टैब्लिश इफ द इन विवो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट ड्रग प्रोडक्ट डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेफरेंस लिस्टेड ड्रग इन द प्रोडक्ट रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो बायोइक्विवेलेंस कब इस्टेब्लिश होगी? तो वो ये यानी ये कि उसको फिर डिफाइन कर रहे हैं कि बायोइक्विवेलेंस जब इस्टेब्लिश होगी जब इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की कैसी हो। कंपेयर कर रहे हैं इन वीवो बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट ड्रग की जो कि आमतौर पे जेनेरिक ड्रग होगी। किससे कंपेयर कर रहे हैं? रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट से, जिसको मैं रेफरेंस ड्रग कह रहा हूँ, जो कि आमतौर पे ब्रांड नेम प्रोडक्ट होती है जो कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन से अप्रूव हुई है। तो इन दोनों के जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी इनका एरिया अंडर द कर्व डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली का मतलब है ये कि स्टैटिस्टिकली
सिग्निफिकेंटली डिफर ना करें, यानी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना हो। अगर ये नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रग बायो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा, और ये यानी एरिया अंडर द कर्व हम कैसे मेजर करेंगे? वही उसके रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि एरिया अंडर द कर्व बता रहा होगा, क्योंकि AUC से हमें एरिया अंडर द कर्व ड्रग से ड्रग के, जो कि ड्रग के टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन से हम प्लॉट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। इन ए फ्यू केसेस ड्रग प्रोडक्ट दैट डिफर फ्रॉम द reference listed drug in its rate of absorption but not in extent of absorption may be considered bioequivalent if the difference in the rate of absorption is intentional and appropriately reflected in labeling or rate of absorption is not detrimental to the safety and effectiveness of drug product। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों ड्रग का, टेस्ट ड्रग का और रेफरेंस ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन अगर सेम आ रहा है, यानी सिफर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो वो बायो इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब इस पैराग्राफ में वो बुलेट पॉइंट में ये बात कर रहे हैं कि सपोज दैट अगर ड्रग, दोनों ड्रग में यानी टेस्ट और रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो तो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है, ठीक है ना, वो तो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा। ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब है जितनी ड्रग एब्जॉर्ब होनी थी उतनी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों की सिमिलर एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ, एक ड्रग तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रही है और एक स्लो एब्जॉर्ब हो रही है, ये फ़र्क है, यानी रेट में फ़र्क है, तो वो डिफ़र कर रहे हैं। तो उस सूरत में भी ये ड्रग बायो इक्विवेलेंट कंसिडर होंगी अगर एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन दोनों का सिमिलर आ रहा है, यानी डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी सेम आ रहा है, तो उस सूरत में भी ये बायो इक्विवेलेंट कंसिडर होंगी। लेकिन उसकी दो कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है किसी वजह से है, यानी हमने खुद रखा हुआ है एक ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो, लाइक जैसे डिलेड रिलीज प्रोडक्ट में होता है, ठीक है, या तो ये है, या फिर ये कि अगर हमने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, यानी बाय चांस ऐसा हो गया है कि एक ड्रग जो है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, एक का फास्ट है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन दोनों का सेम है, लेकिन उससे उस दोनों ड्रग की जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ड्रग सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। अगर ड्रग ऐसा है तो फिर उसको भी बायो इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उनके दोनों के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन दोनों का सिमिलर है, तो उस सूरत में भी वो बायो इक्विवेलेंट कंसिडर कर ली जाएंगी। नाउ डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, अब इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।